रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक नया यूनिट, और ये है हमारे पास यूनिट नंबर 6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे लिए जानना ये ज़रूरी है कि एलिमेंट्स होते क्या हैं। व्हाट आर द एलिमेंट्स। ये आप सब बच्चे अपने पेज नंबर 67 आप सब बच्चे अपना ओपन कर लीजिए। एलिमेंट्स के बारे में हम बात कर रहे थे कि एलिमेंट्स होते क्या हैं। ऑल प्योर सब्सटेंस आर आइदर एलिमेंट्स और कंपाउंड। जितने भी हमारे पास प्योर सब्सटेंसेस वो ऐसे सब्सटेंस जिसके अंदर कोई मिलावट ना हुई हुई हो, जिसके अंदर यूँ कह दें कि कोई और एटम या कोई और कंपाउंड मिक्स न कोई और चीज़ मिक्स ना की गई हो, उसको हम लोग प्योर चीज़ कह देते हैं। तो जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स, जितने भी हमारे पास सब्सटेंसेस हैं, उसको हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक वो होते हैं जिनको हम लोग एलिमेंट्स का नाम दे देते हैं, या फिर उसको हम लोग कंपाउंड का नाम दे देते हैं। एलिमेंट या कंपाउंड एक ही वर्ड है, ठीक है। जिस तरह से हम लोग कह देते हैं दिस और दिस, दो वर्ड इस्तेमाल कर लें, या ये इस्तेमाल कर लो या ये वर्ड यूज़ कर लो। इस तरह से एलिमेंट्स वर्ड यूज़ कर लें या कंपाउंड वर्ड यूज़ कर लें, बात एक ही हो जाती है। द कंपाउंड्स आर मैरली एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड इन अ डेफिनेट पोर्शन। अब वो कह रहे हैं कंपाउंड्स क्या हैं। ये एक ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि अपनी अपनी पोजीशंस पर स्पेसिफिक हैं। बट व्हाट आर द एलिमेंट्स। अब हमें ये तो पता चल गया कि ये स्पेसिफिक हैं, इनकी डेफिनेट प्रोपोर्शन होते हैं, ठीक है। लेकिन एलिमेंट्स दरअसल होता क्या है और ये किस चीज़ से, क्या चीज़ है, किस चीज़ से बने हुए हैं। तो इसका आंसर है जी, एटम जो हैं वो बेसिक एलिमेंट्स जो हैं वो बेसिकली एटम से मिलकर बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं? एटम से। और एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, हमने पढ़ा था, ठीक है। एन एलिमेंट इज़ अ सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। अब एलिमेंट्स क्या हैं? एलिमेंट्स एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर एक ही तरह के सारे एटम्स मौजूद होते हैं। उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स नहीं मौजूद होते। अगर कोई एक टाइप का, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एटम को एक टाइप का एटम यूज़ किया है, तो बाकी वो पूरा का पूरा एलिमेंट, अगर उसके अंदर मैं एक ही तरह के एटम्स यूज़ कर रही होंगी तो वो एलिमेंट कहलाया जाएगा। इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। और ये क्या है? ये मैटर की एक सिंपलेस्ट फॉर्म है। इट कांट बी ब्रोकन डाउन इनटू फर्दर सिंपलर सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शंस। और ये जो एलिमेंट है ये फर्दर टूटा नहीं जा सकता। छोटे छोटे फर्दर केमिकल रिएक्शन के अंदर इसकी तोड़ फोड़ नहीं होती। देयर आर 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स। जो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं वो 92 हैं टोटल। एंड मैनी अदर आर आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड। और जो बाकी जितने भी हैं वो सारे के सारे आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड हैं, यानी कि इंसान खुद ही उन चीज़ों, उसके अंदर एक एलिमेंट के अंदर मिलावट वगैरह करके उसको उसके अंदर छेड़छाड़ी करके उसको फिर आगे वो बना देता है। तो वो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस होता है। आर्टिफिशियली यानी कि जो ह्यूमन बींग्स ने बनाए हैं, ठीक है। द नेम्स एंड द सिम्बल्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द एलिमेंट्स हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड इन अ टेबल टर्म एज प्रोडक्ट टेबल। अब वो जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे पास जो नेचुरली अकरिंग है, जो जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं, इन सबको हम लोगों ने इनके स्पेसिफिक इनको सिंबल्स दिए, इनका नेम दिया, और उसको हम लोगों ने एक टेबल के फॉर्म में रख दिया। और उस टेबल को हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग पीरियोडिक टेबल का नाम देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। देखिए, ऊपर मैंने नाम वर्ड यूज़ किया था एटम का। एटम के बारे में वैसे तो हर किसी को पता होता है कि इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं व्हाट इज़ द एटम, ठीक है जी। एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसका? एलिमेंट का। that can take play a part in the chemical reaction। और जो ये जो एटम है, ये एलिमेंट के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होंगे ये उसके अंदर इन्वॉल्व हो रहा होता है। एटम ऑफ द पार्टिकुलर एलिमेंट आर अलाइक बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम द एटम ऑफ अदर एलिमेंट। देखिए, जो एक एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम होंगे वो एक दूसरे के से सेम होंगे, लेकिन बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनसे डिफरेंट होंगे। जाहिर सी बात है, जो मेरे अंदर चीज़ें हैं वो मेरे अंदर सारी चीज़ें सेम तो होंगी। मेरा ब्लड क्या, मेरे अंदर जो ब्लड है, इसका एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ कि मेरे जो ब्लड है वो मेरी पूरी बॉडी के अंदर एक ही तरह का ब्लड होगा, लेकिन जो मेरी बॉडी के अंदर ब्लड होगा वो दूसरी किसी और की बॉडी से मुख्तलिफ होगा। तो आप इससे एग्जांपल कर लीजिए कि एक एलिमेंट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, एक एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम हैं वो सारे के सारे सेम होंगे, लेकिन वो जो एटम जो एक एलिमेंट के अंदर हैं वो दूसरे एलिमेंट से डिफर होंगे, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, यानी कि एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है। द मेजर पार्ट ऑफ एन एटम इज एम्प्टी, यानी कि एटम का जो मेजर पार्ट है, ये देखिए ये सारा का सारा जो आपको सर्कल के अंदर वाइट पोर्शन नजर आ रहा है, ये सारा का सारा यानी इसका मेजर पार्ट होता है वो ज़्यादातर खाली होता है। इट्स सेंट्रल पार्ट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। जबकि जो इसका जो मिड वाला जो पार्ट होता है, सेंट्रल पार्ट जिसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग न्यूक्लियस का नाम दे देते हैं। ये जो बीच वाला जो पोर्शन है, द सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस। द मॉडर्न रिसर्च ऑन एटम shows that it consists of a large number of further smaller particles, the most important of which are। अब ओके,
कह रहे हैं कि जब इस एटम को मज़ीद सर्च किया गया, इसके बारे में जांच की गई कि एटम बेसिकली इसका स्ट्रक्चर होता कैसा है, तो इसके अंदर हम लोगों को मुख्तलिफ तरह के स्ट्रक्चर्स नज़र आए। तो उनमें से 3 जो बेसिक स्ट्रक्चर हैं वो है, एक होता है उसके अंदर प्रोटॉन, एक होता है इलेक्ट्रॉन और तीसरा होता है इसके पास न्यूट्रॉन। ठीक है, अब देखते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। व्हाट आर दीज? प्रोटॉन आर द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। प्रोटॉन क्या है? ये एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। ये इसकी लोकेशन क्या है? ये न्यूक्लियस के अंदर होता है। यानी कि प्रोटॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है? इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से इसको पॉजिटिवली चार्ज कह देते हैं, पार्टिकल कह देते हैं। ठीक है, और इसकी लोकेशन न्यूक्लियस के अंदर है। ठीक है जी, एन एटम कैरीज पॉजिटिव चार्ज ऑन इट। और जो एटम है और जो प्रोटॉन है उसके ऊपर क्या चार्ज होता है? इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जो कि मैंने आपको बता दिया। उसके बाद फिर आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर। इलेक्ट्रॉन आर द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन क्या है? ये इसके ऊपर एक नेगेटिवली चार्ज होता है, रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इन अ डिफरेंट ऑर्बिट, जो कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रोटेट कर रहा है, मूव कर रहा है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ही। न्यूक्लियस आउट ऑफ द न्यूक्लियस इसका कोई फंक्शन नहीं है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ही इसका सारा काम हो रहा होगा। एन इलेक्ट्रॉन कैरीज अ नेगेटिवली चार्ज ऑन इट। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन के ऊपर क्या था? पॉजिटिव चार्ज। अब जब हम लोग न्यूट्रॉन के बारे में बात करते हैं तो न्यूट्रॉन जो होता है वो कहता है ना तो मैं पॉजिटिव चार्ज हूँ, ना मैं नेगेटिव चार्ज हूँ, ना मैं पॉजिटिव वाले की तरफ हूँ, ना मैं नेगेटिव वाले की तरफ हूँ, मुझे तो बीच में ही रखो, यानी मैं न्यूट्रल हूँ। ना मेरे पर पॉजिटिव चार्ज है, ना मेरे पर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन्स आर द न्यूट्रली चार्ज, न्यूट्रॉन्स आर द न्यूट्रल पार्टिकल्स। न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं। दे हैव नो चार्ज ऑन देम, और उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, और ये एटम के न्यूक्लियस के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन आर नोन एज द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों को हम लोग क्या कहते हैं? इन तीनों को मिलाकर हम लोग क्या कह देते हैं? ये एक फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, किसके? एटम के। द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस। अब एक एटम के अंदर जितने ही प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। यूँ नहीं है कि प्रोटॉन ज़्यादा होंगे तो इलेक्ट्रॉन कम होंगे, बल्कि दोनों की रेशो इक्वल होगी। It means that the number of positive charge is equal to the number of negative charge present in the atom is therefore called electrically neutral particle। देखिए, जब पॉजिटिव चार्ज जितने होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे, तो जो यानी कि दोनों का इक्वल रिलेशन होगा, तो इसकी वजह से हम लोग क्योंकि इन दोनों के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल होते हैं, जबकि वो जो न्यूट्रल चार्ज है वो तो न्यूट्रल ही है, उसका तो कोई फंक्शन ही नहीं। ठीक है, इसी वजह से हम लोग एटम को एक न्यूट्रल पार्टिकल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं इसके सिम्बल्स वगैरह की। 1 or 2 लेटर फ्रॉम द इंग्लिश और लैटिन नेम ऑफ द एलिमेंट यूज टू रिप्रेजेंट इट्स वन एटम कॉल्ड सिंबल। अब वो कह रहे हैं कि 1 या 2 लेटर्स हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ के सिंबल को रिप्रेजेंट करने के, किसी भी चीज़ को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग उसके सिंबल्स यूज़ करते हैं। यूजुअली द फर्स्ट कैपिटल लेटर ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट इज यूज एज सिंबल। और अमूमन तौर पर फर्स्ट लेटर जो होता है किसी भी चीज़ का नेम का, जैसे अगर मेरा नाम है तो वो मेरा नाम एम से शुरू होता है। ठीक है, तो मैं अपना सिंबल एम यूज़ करूँगी। ठीक है, अमूमन इसी तरह से होता है, फर्स्ट लेटर यूज़ होता है। इफ़ देयर आर 2 लेटर्स इन द सिंबल, द फर्स्ट इज कैपिटल एंड द सेकंड इज स्मॉल। अब वो कह रहे हैं कि एक रूल होता है कि अगर हम लोग ने 2 लेटर्स यूज़ किए हैं, फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा एंड द सेकंड वन इज रिटन इन स्मॉल लेटर्स। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल, H इज द सिंबल फॉर हाइड्रोजन एंड Na इज द सिंबल ऑफ सोडियम, Na। ठीक है, N कैपिटल A स्मॉल फ्रॉम द लेटर नेम न्यूट्रियम। ठीक है जी, और उसका लेटर सोडियम का लेटर नेम जो है वो न्यूट्रियम है। ठीक है, तो N और A। ठीक है जी। उसके बाद फिर हम लोग इसके अंदर आ जाते हैं, जो अटोमिक नंबर है ना, जो अटोमिक नंबर उसको हम लोग Z से रिप्रेजेंटेशन करते हैं। द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड अटोमिक नंबर। अब देखिए, प्रोटॉन को जो एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे उसको हम लोग अटोमिक नंबर से रिप्रेजेंटेशन देते हैं, और उसको हम अटोमिक नंबर कहते हैं। और अटोमिक नंबर का हम लोग सिंबल क्या यूज़ करते हैं? Z यूज़ करते हैं। ऑफ दैट एलिमेंट इट इज़ नोटेड एज Z, और उसको डिनोट किसे कहते हैं? Z से। ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, और जितने भी एटम हैं उनके पास इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन मौजूद होते हैं। इट मीन्स दैट द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एवरी एटम ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू इट्स अटोमिक नंबर, यानी अटोमिक नंबर के इक्वल होते हैं हर एटम में प्रोटॉन। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं मास नंबर के ऊपर। द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द एटम ऑफ एन एलिमेंट, यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को जब हम लोग ऐड कर दें तो हमारे पास वो क्या कहते हैं, खिला देते हैं हम लोग मास नंबर खिला देते हैं। उसके रिप्रेजेंटेशन किससे है? A से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी, ये उन्होंने दिया हुआ भी है हम लोगों को। ठीक है जी। उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं टॉपिक पर, वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी कि मेटल्स एलिमेंट्स क्या होते हैं और नॉन मेटल एलिमेंट क्या होते हैं। द एलिमेंट्स मेंशन्ड इन द प्रोडक्ट टेबल आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। जितने भी एलिमेंट हैं जो कि प्रोडक्ट टेबल के अंदर मौजूद होते हैं
नेचर के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं ना, यानी प्रोडक्ट टेबल के ऊपर हम लोग अगर बात करें तो प्रोडक्ट टेबल के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो या तो फिर मेटल के ग्रुप में कंसीडर होते हैं या नॉन मेटल के अंदर हम लोग कर देते हैं। और जो तीसरा ग्रुप हमने कंसीडर किया प्रियोडिक टेबल के अंदर, उसका हम लोगों ने नाम दे दिया है मेटलॉइड्स का। तीसरा ग्रुप का हम लोगों ने नाम क्या दिया, हम लोगों ने उसको कह दिया ये मेटलॉइड ग्रुप है। ठीक है जी। द प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटलॉइड रिजेंबल विद बोथ द मेटल एंड द नॉन मेटल। अब मेटलॉइड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, वो उसकी प्रॉपर्टीज़ मेटल्स के वालों से भी मिलती हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल वालों से भी मिलती हैं, जैसे बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमोनो बिलोंग टू दिस ग्रुप ऑफ मेटलॉइड ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, ये मतलब ये इन्होंने ग्रुप लिखे हुए हैं, बोरोन, सिलिकॉन वगैरह। इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये इनको हम लोग ये मेटल और नॉन मेटल दोनों से मिलती हैं, जिसकी वजह से हम लोग ने इसको मेटलॉइड के अंदर कंसीडर कर दिया। अब ये मेटल और नॉन मेटल हैं क्या? मेटल आर टिपिकली शाइनी सॉलिड दैट हैव मॉडरेट टू हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये एक शाइनी सॉलिड्स हैं, यानी कि इसके अंदर थोड़ा ये एक ऐसी मेटल्स हैं जिसके अंदर थोड़ा शाइन भी है। ठीक है जी। और इसका जो अगर हम लोग टेम्परेचर के बारे में बात करें तो इसका जब मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात करें तो इसका नॉर्मल से मेल्टिंग पॉइंट शुरू होता है और इसका वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ये गुड कंडक्टर हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, ये बहुत अच्छे से कंडक्ट करवाते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी को इजीली पास आउट कर देते हैं। ठीक है जी। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ कॉमन मेटल आर लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक, सिल्वर एंड गोल्ड एक्सेट्रा। ठीक है जी। तो ये सारे उसमें एग्जाम्पल दी हुए हैं। फिर आ जाते हैं हम लोग लिथियम के ऊपर। लिथियम इज सॉफ्ट, सबसे पहले एग्जाम्पल है मेटल की लिथियम। लिथियम की अगर हम लोग प्रॉपर्टीज़ देखें तो लिथियम इज सॉफ्ट सिल्वर कलर्ड लाइटेस्ट हाईली रिएक्टिव एंड फ्लेमेबल मेटल। अब वो कह रहे हैं कि लिथियम जो है ना, इसका ये सॉफ्ट सिल्वर कलर होता है और ये हाईली रिएक्ट करता है, रिएक्ट यानी कि किसी भी चीज़ के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट कर देता है। इट इज़ स्टोर्ड इन वैक्यूम और इनर्ट एटमॉस्फेयर। इसको जो अगर लिथियम को हम लोगों ने कहीं पे स्टोर करना हो ना तो इसको किसी वैक्यूम के अंदर स्टोर करते हैं या फिर इसको इनर्ट एटमॉस्फेयर के अंदर और इनर्ट लिक्विड सच एज प्यूरिफाइड कैरोसिन और मिनरल आयरन। ठीक है, या फिर इसको हम लोग इनर्ट लिक्विड यानी कि प्यूरिफाइड कैरोसिन के अंदर हम लोग इसको बंद करके रख देते हैं या फिर हम लोग मिनरल ऑयल के अंदर स्टोर करते हैं। इट इज़ यूज्ड इन बैटरीज एंड अलॉय। अब लिथियम हमारे पास इसका यूज़ कहाँ होता है, इसको हम लोग बैटरीज के अंदर यूज़ करते हैं, इसको हम लोग मुख्तलिफ अलॉयज़ में यूज़ करते हैं। इट्स अलॉय आर यूज टू मेक बाईसाइकिल फ्रेम्स, पार्ट्स ऑफ द एयरक्राफ्ट एक्सेट्रा। और उसके जो अलॉयज़ होते हैं इसको यानी कि जो उसके जो अलॉयज़ होते हैं उसको हम लोग कहाँ यूज़ करें, उसको हम लोग बाईसाइकिल के फ्रेम वगैरह में यूज़ करते होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद फिर आ जाते हैं हम लोग बेरिलियम के अंदर। लिथियम का तो हम लोगों को पता चल गया कि इट इज़ वेरी रिएक्टिव है और ये इसके अंदर ये सिल्वर कलर का होता है, ये इसको स्टोर करते किस तरह से किया जाता है। ठीक है जी। सारा कुछ हम लोगों ने इसके यूजेस देख लिया। अब बात करते हैं हम लोग बेरिलियम के ऊपर। बेरिलियम इज़ अ लाइट वेट एंड स्ट्रॉन्ग मेटल। अब वो कह रहे हैं कि बेरिलियम जो है के अंदर अगर बात करें तो बेरिलियम इज़ अ लाइट वेट एंड स्ट्रॉन्ग मेटल, यानी कि इसका वेट जो होता है ये इसका वेट लाइट होता है और इसका जो ये स्ट्रॉन्ग मेटल है। इट्स कलर इज स्टील ग्रे और इसका जो कलर होगा वो क्या होता है, स्टील ग्रे, यानी कि स्टील और ग्रे का मिक्सचर होता है। इट इज़ अ रिलेटिवली रेयर एलिमेंट इन द यूनिवर्स। और ये जो मतलब बेरिलियम जो है ये बहुत रेयर है, रेयर यानी बहुत कम जगह देखा जाता है। इट्स अलॉय विद कॉपर एंड निकल आर यूज्ड टू मेक स्प्रिंग एंड पार्ट्स ऑफ स्पेस क्राफ्ट। अब इसका जो अलॉयज़ हैं वो स्प्रिंग बनाने में यूज़ होते हैं और स्पेस पार्ट के अंदर स्पेस क्राफ्ट के अंदर यूज़ होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद फिर आ जाते हैं इन एडिशन टू लिथियम एंड बेरिलियम अदर मेटल विच आर वाइडली यूज इन अवर डेली लाइफ आर। बेरिलियम और लिथियम को छोड़कर बाकी जो मेटल्स हमारे लाइफ में यूज़ हो रहे हैं वो है आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सिल्वर, गोल्ड, जिंक एंड सोडियम। आयरन इज़ यूज्ड टू मेक मशीन्स, मिलिट्री वेपन्स एंड हार्डवेयर टूल्स। अब आयरन जो है वो अब हर चीज़ के थोड़े यूजेस बता रहे हैं। आयरन जो है इसको हम लोग कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, इसको हम लोग मशीन्स के अंदर यूज़ करते हैं, मशीन बनाने में, मिलिट्री वेपन्स बनाने में, हार्डवेयर टूल्स बनाने के लिए। कॉपर इज़ वाइडली यूज इन मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स बिकॉज इट इज़ द बेस्ट मेटेलिक कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आफ्टर सिल्वर। अब वो कह रहे हैं कॉपर जो है वो वाइडली यूज़ हो रहा है हमारे पास इलेक्ट्रिकल वायर्स में। ठीक है, और इसी तरह से ये बेस्ट मेटालिक कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का सिल्वर के बाद। ठीक है जी। बोथ मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम फॉर्म स्ट्रॉन्ग लो डेंसिटी अलॉय। एल्युमिनियम और मैग्नीशियम दोनों के दोनों लो डेंसिटी अलॉयज बनाते हैं। दे आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑटोमोबाइल, एयरक्राफ्ट, बेवरेज कैंस। ठीक है, बेवरेज कैंस यानी कि ये जो हमारे पास कैंस होती हैं, ठीक है जी, ये हम लोग जो ये सॉफ्ट ड्रिंक्स की जो कैंस होती हैं ये इनके लिए बनाने के लिए। ठीक है,
solution of silver and gold in mercury called amalgams are used in the by the dentist to fill teeth. ठीक है, हम लोग कहते हैं ना दांतों की भराई करवाने जा रहे हैं, कीड़े वाले जो दांत होते हैं उनको ठीक करने में वो चीज़ यूज़ होती है. Zinc and tin are the metallic solid having low melting points. They are used as a protective coating or iron to prevent rusting. ठीक है, जिंक और थिन जो जिंक और टिन जो है वो रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है. सोडियम मेटल इज यूज इन द सोडियम वेपर्स लैम्प फॉर स्ट्रीट लाइटिंग. ठीक है, जो सोडियम मेटल है वो सोडियम वेपर के तौर पर स्ट्रीट लाइटिंग के लिए यूज़ किया जाता है. अब ये तो था सारा का सारा हम लोगों ने जो बात की वो है मेटल्स के बारे में. अब बात करते हैं हम लोग नॉन मेटल्स के बारे में. व्हाट आर द नॉन मेटल्स. करते हैं अब नॉन मेटल्स के बारे में कि व्हाट आर द नॉन मेटल. नॉन मेटल्स आर द डल सब्सटेंसेस हैविंग रिलेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट. नॉन मेटल्स क्या हैं? ये डल सब्सटेंसेस होते हैं और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत थोड़ा होता है, लो होता है. ठीक है जी. दे आर ऑफन पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. और नॉन मेटल्स जो है मेटल की तरह गुड कंडक्टर नहीं होते हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, ये पुअर कंडक्टर होते हैं. कॉमन एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल आर हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एक्सेट्रा. और ये इसकी एग्जांपल दी गई है किसकी? नॉन मेटल्स की. अब सबसे पहले बात करते हैं हम लोग हाइड्रोजन की. हाइड्रोजन इज अ कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैशियस नॉन मेटल यूज टू मेक फर्टिलाइजर. अब हाइड्रोजन क्या है? ये कलरलेस और ऑर्डरलेस गैशियस नॉन मेटल है. तो इनके से कोई कलर नहीं होता और इसका कोई ऑर्डर स्मेल टेस्ट नहीं होता. ठीक है, और ये किस लिए यूज़ किया जाता है? हमारे पास फर्टिलाइजर्स के लिए यूज़ किया जाता है, वनस्पति घी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, ग्लास बनाने के लिए, और बहुत काफ़ी ज़्यादा हाइड्रोजन की यूजेस हैं. इट इज़ ऑल्सो यूज टू फिल इन वेदर बैलून्स. ठीक है जी. और ये वेदर बैलून्स को फिल करने के लिए भी यूज़ किया जाता है इन बैलून्स को. ठीक है जी. उसके बाद फिर आ जाते हैं हम लोग हीलियम और नियॉन के बारे में. हीलियम और नियॉन आर नॉन रिएक्टिव एलिमेंट बिलोंग टू नोबल गैसेस. ठीक है, ग्रुप 8 एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप 8 एलिमेंट होते हैं. ग्रुप 8 के एलिमेंट्स के अंदर हीलियम और नियॉन आता है और ये नॉन रिएक्टिव होते हैं, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते. हीलियम इज फिल्ड इन वेदर बैलून्स. हीलियम वेदर बैलून्स के अंदर फिल किया जाता है, जबकि नियॉन जो होता है इज नियॉन साइन बोर्ड. ठीक है, ये जो आप लोगों ने अक्सर चीज़ों में देखा होगा ना जगहों पर ये यूँ लाइटनिंग हो रही होती है, ये इधर इन पर्पजेज के लिए नियॉन यूज़ किया जाता है. उसके बाद हम बात करते हैं कार्बन के बारे में. कार्बन इज अ सॉलिड नॉन मेटल. अब कार्बन भी क्या है? ये एक सॉलिड नॉन मेटल है. इट इज़ फाउंड इन डिफरेंट फॉर्म्स सच एज कोल, ग्राफाइट एंड डायमंड. ये हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर यूज़ किया जाता है, कोल, ग्राफाइट या जिसम डायमंड वगैरह. कोल इज ब्लैक सॉलिड यूज एज फ्यूल. कोल एक ब्लैक सॉलिड है जो कि फ्यूल के तौर पे यूज़ किया जाता है. जबकि ग्राफाइट के अंदर देखा जाए तो ग्राफाइट इज अ शाइनी ब्लैक एंड सॉफ्ट सॉलिड. ग्राफाइट एक शाइनी ब्लैक कलर का होता है और ये सॉफ्ट सॉलिड है. इट इज यूज्ड इन मेकिंग पेंसिल, पेंट्स एक्सेट्रा. ठीक है, और जो हम लोग बाद में लास्ट में बात करते हैं जबकि डायमंड की. डायमंड इज अ कलरलेस. डायमंड जो है कलरलेस है, ट्रांसपेरेंट होता है और हार्ड सॉलिड होता है. इट इज यूज्ड इन कटिंग ग्लास एंड मेकिंग ज्वेलरी. ठीक है, ज्वेलरी के पर्पजेज में यूज़ होता है. उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं नाइट्रोजन की. नाइट्रोजन इज अ कलरलेस, ऑर्डरलेस, यूज्ड इन मेकिंग फर्टिलाइजर, नियॉन, डाइज, मेडिसिन एक्सेट्रा. ये कलरलेस होता है और इसको फर्टिलाइजर में, नाइलॉन में, डाइज और मेडिसिन वगैरह में यूज़ किया जाता है. इट मेक 78% ऑफ द एयर इन आवर सराउंडिंग. इसकी ये 78% हमारे सराउंडिंग के अंदर मौजूद है. और नाइट्रोजन क्या है? ये एक इनर्ट गैस है. फिर हम लोग बात करते हैं ऑक्सीजन की. ऑक्सीजन इज अ कलरलेस, ऑर्डरलेस गैस. ये इसकी कलरलेस है, ऑर्डरलेस है. ठीक है, नजर ना आने वाली है. इट इज़ वेरी रिएक्टिव एंड हेल्प इन बर्निंग थिंग्स. ये चीज़ों को जलाने के लिए काम होती है, वेल्डिंग के पर्पज़ के लिए काम होती है. 21% ये हमारी एयर के अंदर मौजूद है ऑक्सीजन. ठीक है, और इंसान भी, लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं वो ब्रीथिंग के पर्पज़ के लिए इसको यूज़ करते हैं. ठीक है, उसके बाद जो लास्ट पे आते हैं वो हमारे पास है जी बोरोन. बोरोन क्या है? एक मेटलाइड है हैविंग प्रॉपर्टी बोथ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल. अब बोरोन क्या है? एक मेटलाइड है और इसके अंदर बहुत प्रॉपर्टीज़ हैं. दोनों प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मेटल की भी होती हैं प्रॉपर्टीज़ और नॉन मेटल की भी होती हैं. इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. लेकिन ये बैड कंडक्टर है, अच्छी तरह से कंडक्ट नहीं करता हीट और इलेक्ट्रिसिटी को. इट इज़ यूज इन आई ड्रॉप्स एंड वॉशिंग पाउडर्स. ये कहाँ पे यूज़ होता है? हमारी आंखों के कतरों, आंखों में ड्रॉप्स, आई ड्रॉप्स होते हैं उनमें यूज़ हो रहा होता है बोरोन. और वॉशिंग पाउडर्स के अंदर यूज़ होता है. ठीक है, कैन एटम एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. क्या है? जो एटम्स हैं वो इंडिपेंडेंटली अकेले रह सकते हैं एक्सेप्ट नोबल गैसेस. एटम ऑफ ऑल द एलिमेंट कांट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. नोबल गैसेस यानी ग्रुप 8 एलिमेंट्स के अलावा जितने भी हमारे पास एटम्स हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते. हम लोगों ने मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना है. हम लोगों ने एलिमेंट्स के बारे में कम्प्लीटली डिस्कशन कर ली है. अब देखिए मॉलिक्यूल्स क्या है. द एटम्स ऑफ नोबल गैसेस कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. अब जितने भी नोबल गैसेस के, जिस तरह से हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि जितने भी नोबल गैसेस के जो एलिमेंट्स हैं, जो एटम्स हैं,
नोबल गैसेज यानी ग्रुप 8 एलिमेंट्स के बिलोंग करने वाले वो सारे इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं यानी वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। द एटम अदर देन दैट ऑफ नोबल कांट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जबकि नोबल गैसेज से अलग जो मतलब बाकी जो एटम्स हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, बट कंबाइन विद अदर एलिमेंट टू फॉर्म ग्रुप। लेकिन ये ऐसे जो एलिमेंट्स हैं जो खुद अकेले मूव नहीं कर सकते, ये दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन, दूसरे एटम्स के साथ कंबाइन होकर एक ग्रुप बना लेते हैं विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, फिर भी ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। द एटम ऑफ नोबल गैसेज एंड द ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली आर कॉल्ड मॉलिक्यूल। और नोबल गैसेज के एलिमेंट जो कि 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स के ऊपर मुश्तमिल हो उनको हम लोग मॉलिक्यूल्स का नाम दे देते हैं। और मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 1 एटम ओनली इज कॉल्ड, ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर एक ही एटम हो उसको हम लोग मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं, जबकि जिसके अंदर 2 एटम्स मौजूद हों उसको डायटॉमिक कहते हैं, और जिसके अंदर 3 एटम्स मौजूद हों उसको हम लोग ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल कह देते हैं। एज वी हैव लर्न दैट द सिंबल इज यूज टू एक्सप्रेस 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट, फॉर एग्जाम्पल H फॉर द हाइड्रोजन, O फॉर द ऑक्सीजन। अब हम लोग जैसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के बारे में याद किया था, जिससे H हाइड्रोजन रिप्रेजेंट करते हैं, O फॉर ऑक्सीजन रिप्रेजेंट करते हैं। द सिंबॉलिक एक्सप्रेशन ऑफ एन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड फार्मूला, फॉर एग्जाम्पल O2 इज द फार्मूला ऑफ ऑक्सीजन। और जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किसी भी मॉलिक्यूल के अगर हम लोग करने हो तो उसका फार्मूला ये होता है, जिससे ऑक्सीजन के लिए हम O2 रिप्रेजेंट करते हैं, विच एक्सप्रेस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। सिमिलरली O3 इज फार्मूला ऑफ ओजोन, ठीक है, ये ओजोन का फार्मूला है। फिर उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं कंपाउंड्स के बारे में। व्हाट आर द कंपाउंड्स? वन एटम ऑफ द सेम एलिमेंट कंबाइन दे फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ दैट एलिमेंट। जब भी एक एटम किसी भी एटम के मॉलिक्यूल सेम एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, किसी भी एटम के सेम एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, वो मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल 2 हाइड्रोजन एटम कंबाइन टू फॉर्म 1 हाइड्रोजन एटम, जिनसे 2 हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन होते हैं तो एक एज अ रिजल्ट 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मिलता है। इसी तरह से वन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन दे फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। फॉर एग्जांपल 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विथ 1 एटम ऑफ आयोडीन टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन आयोडीन। जबकि वो कह रहे हैं कि जब डिफरेंट मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं, जैसे एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल कंबाइन हुआ एक हाइड्रोजन का एटम कंबाइन हुआ एक आयोडीन के, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या बनेगा, हाइड्रोजन आयोडीन बच जाएगा। 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। अब इसी तरह से 2 हाइड्रोजन के एटम कंबाइन होंगे ऑक्सीजन के साथ, एक ऑक्सीजन के साथ, तो एज अ रिजल्ट वाटर फॉर्म होगा। सिमिलरली 1 एटम ऑफ कार्बन कंबाइन विद 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह से एक कार्बन के साथ जब 2 ऑक्सीजन अटैच होंगे तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। हाइड्रोजन, आयोडीन, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर द एग्जांपल ऑफ कंपाउंड। और ये क्या है, हमारे पास एग्जांपल है कंपाउंड की। यहाँ पे उसके स्ट्रक्चर्स आप लोगों के सामने शो किए हुए हैं। अ कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस दैट कंटेन 2 और मोर काइंड ऑफ एलिमेंट केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय वेट। अब क्या कह रहे हैं, वो कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस होता है जिसके अंदर 2 या 2 तरह के से ज़्यादा एलिमेंट कंबाइन होते हैं, जिनसे अमोनिया है, मीथेन है, सोडियम क्लोराइड है, शुगर आ जाता है। ये सारे एग्जांपल हैं किसी कंपाउंड की। आगे इन लोगों ने ये रिएक्शन लिखा हुआ है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गोज टू अमोनिया, कार्बन प्लस हाइड्रोजन, जिसके रिजल्ट में क्या बना, मीथेन बन जाएगा, सोडियम प्लस क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड, ठीक है जी। उसके बाद हम लोग लास्ट टॉपिक बात करते हैं, हम लोग यूज ऑफ कंपाउंड के कौन कौन से यूजेस होते हैं। एक जो यूज़ है वो हमारे पास है जी वाटर इज अ कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर एक ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर 2 तरह के एटम मौजूद होते हैं, एक को कहते हैं हाइड्रोजन और एक को कहते हैं ऑक्सीजन। जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो ये वाटर बनाते हैं। उसके वाटर के यूजेस बताए हुए होंगे, ड्रिंकिंग पर्पज में, वॉशिंग, मेकिंग फूड बाय प्लांट्स, मतलब वाटर के तो काफ़ी ज़्यादा यूजेस हैं, अनकंसिडरेबल, ठीक है जी। उसके बाद फिर इसी तरह से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड किससे बन रहा है, हमारे पास कार्बन ऑक्सीजन के मिक्सचर से बनता है, यानी कार्बन और ऑक्सीजन के एटम जब कंबाइन होते हैं एज रिजल्ट दे फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। सोडियम क्लोराइड जो सोडियम और क्लोरीन के, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, ये सारी चीज़ें मतलब उसके अंदर कोई आप लोगों को समझाने वाली चीज़ नहीं है, ये सारे के सारे उसने सिर्फ बेसिक्स बताई गई हैं, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इससे मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।